कपिल एक टीवी मैकेनिक था और अपना काम करने के लिए अपने गांव से दूर हाईटेक नाम के एक शहर में काम करने के लिए जाता था। कुछ ही दिनों पहले कपिल की पत्नी की मौत हो गई थी और उसके दोनों बच्चे काफी छोटे थे। इसलिए मजबूरन कपिल ने शांति नाम की एक महिला से शादी की थी। शांति, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम बस मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आपके बच्चों से क्या मतलब है आपका? वो बच्चे अब हम दोनों के हैं। ये कहते हुए शांति उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वो देखकर कपिल के दिल को सुकून मिलता है और वो अपने काम पर लौट जाता है। शांति सच में दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। इतने अच्छे से ख्याल रखती है कि वो बच्चे अपनी असली माँ के बारे में भूल ही जाते हैं। बच्चों, जल्दी से खाना खाकर सो जाओ। कल एक दिन स्कूल जाओगे तो अगले दिन संडे ही है। ऐसे दोनों बच्चों को अपने पास बिठाकर अच्छे से खाना खिलाकर सुला देती है शांति। वो सब देखकर कपिल, मैं और मेरे बच्चे खुशकिस्मत है जो उन्हें तेरी जैसी माँ और मुझे पत्नी के रूप में तुम मिली। ये कहते हुए कपिल भी काफी खुश होते हुए जाकर सो जाता है। सब सोने के बाद शांति को एक फोन कॉल आता है। पता नहीं तुम लोग इस बार इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। मुझसे और नहीं होगा ये झेलना। जल्दी करो या ये सब भूल जाओ। ठीक है, तुम संडे को आ जाओ। आखिरी प्लेटफॉर्म पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, हमेशा के टाइम पर। शांति मासूम बच्चों के बुरे सपनों वाली चुड़ैल है। वो कपिल जैसे लोगों से शादी करके उनके बच्चों की दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनने का नाटक करके बच्चों को आलू टमाटर की तरह बेचकर पति के घर लौटने के बाद बच्चा लापता है कहकर रोकर एक अच्छी इंसान की तरह वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह शांति को संडे तक का इंतजार नहीं होता है, इसलिए वो सुबह बच्चों को स्कूल के लिए जगाती ही नहीं है। बच्चे अपने आप उठने के बाद शांति की तबीयत खराब हो गई, ये सोचकर उसके पास आते हैं। क्या बात है माँ, आज आपने हमें स्कूल के लिए नहीं जगाया? तुम्हें क्या मैं तुम्हारी नौकर लगती हूँ? हर बात पर माँ माँ करते हो। जिसने जन्म दिया वो तो आराम से खबर में सो रही है और झेलना मुझे पड़ रहा है। अब ये रोना धोना बंद करो और फटाफट घर के काम करो। और खबरदार, अगर काम खत्म होने से पहले किसी ने खाने को हाथ भी लगाया तो। ये कहते हुए शांति दोनों बच्चों से घर के सारे काम करवाती है और काम खत्म होने के बाद ही उन्हें खाना देती है। दीदी, माँ ऐसी बर्ताव क्यों कर रही है? माँ ऐसा कभी नहीं करती थी ना। पिताजी कहते हैं कि जब भी किसी की तबीयत खराब होती है तब उनका दिमाग थोड़ी देर के लिए खराब हो जाता है। जैसे ही माँ तबीयत ठीक होगी वो पहले जैसे हो जाएगी। ऐसे चुटकी अपने छोटे भाई चिंटू को समझा लेती है। शाम को घर लौटे हुए कपिल को बच्चे हर रोज की तरह खुश नजर नहीं आते हैं। इस बात से कपिल की चिंता बढ़ जाती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता है। अगले दिन सुबह हर रोज की तरह कपिल अपने काम पर चला जाता है। उसके जाने के बाद शांति दोनों बच्चों को अच्छे से तैयार करके बस में शहर तक लेकर आती है और वहाँ से रेलवे स्टेशन की ओर जा रही होती है,
तभी टीवी रिपेयर कर रहा कपिल उन्हें देख लेता है। शांति बच्चों के साथ यहाँ पर क्या कर रही है? शॉपिंग करवाने के लिए लेकर आई होगी शायद। ये कहते हुए फिर से अपने रिपेयर के काम में लगे हुए कपिल की टीवी में अचानक से एक न्यूज़ आती है। उस न्यूज़ में शांति की फोटो थी और उसकी हरकतों के बारे में बता रहे थे। इसका मतलब मेरे बच्चे खतरे में हैं। ये कहते हुए कपिल उनके पीछे भागता है। शांति चिंटू और चुटकी को लेकर ट्रेन में चढ़ जाती है और चढ़ते वक्त कपिल को देख लेती है। पता नहीं वो बच्चों को लेकर किस प्लेटफॉर्म पर उतार जाएगी। ये सोचकर अगला स्टेशन आने से पहले कपिल ट्रेन की चेन खींच लेता है। ट्रेन एक पुल पर आकर रुकी थी। शांति समझ जाती है कि ये कपिल ने ही किया है। बच्चों, ये ट्रेन हमेशा यहाँ पर रुकती है क्योंकि यहाँ से सारा शहर नजर आता है। आओ, मैं तुम्हें भी शहर दिखाती हूँ। ये कहते हुए शांति बच्चों को ऊपर लेकर जाती है और उन्हें नीचे धक्का देकर फेंकने ही वाली होती है। तभी पीछे से कपिल आकर उसे पकड़ लेता है और पुलिस वालों के हवाले कर देता है। मुझे माफ कर दो बच्चों। आज के बाद से मैं गांव में ही रहकर काम करूंगा और आज से मैं ही तुम्हारी माँ और पिता हूँ। ये कहते हुए कपिल दोबारा शादी करने की गलती नहीं करता है और खुद ही सब अच्छे से संभाल लेता है। कमलेश अपनी पत्नी वानी के साथ मिलकर चिड़ियापुर नाम के एक गांव में रहता था। कमलेश एक रेड़ी पर कपड़े रखकर हर गांव में घूमते हुए कपड़ों का व्यापार करता था और शाम को घर लौटकर आ जाता था। एक दिन ऐसे साधारण सुबह को कमलेश हमेशा की तरह काम पर जा रहा है। पानी की बोतल को रेड़ी के नीचे वाले हिस्से में रख लीजिए। धूप ज्यादा होने वाली है, पानी गर्म हो जाएगा। ठीक है वानी, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा और हो सके तो आज शाम को जल्दी ही लौट कर आ जाऊंगा। ऐसे अपनी थोड़ी सी कमाई में कमलेश अपनी पत्नी के साथ काफी खुश रहता था। लेकिन वो उस दिन अनजाने में एक ऐसे गांव में चला जाता है जहां पर कोई लड़का या लड़की गलती से भी एक दूसरे को देख ले तो उनकी शादी हो जाती है। इस बात से अनजान कमलेश उस गांव के 2 घरों के पास जाता है और अपनी साड़ियां बेचने की कोशिश करता है और ना बिकने पर चुपचाप वहां से जाने लगता है। तभी गांव के सारे आदमी 2 लड़कियों को साथ लेकर कमलेश की तरफ बढ़ते हैं। मैं तो बस एक व्यापारी हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहा था, कसम से। शांत हो जा बच्चे, मैं तुम्हें सारी बात अच्छे से समझाता हूँ। ये कहते हुए वो बूढ़ा आदमी उनके गांव के एक बेटू के नियम के बारे में बताता है कि कोई भी व्यक्ति जब इस गांव की कुंवारी लड़कियों को देखता है तो तभी उनकी शादी हो जाती है। तुमने इन दोनों को देखकर इनसे शादी कर ली है। अब ये दोनों तुम्हारे पत्नियां हैं। ये बात मानकर इन्हें अपने साथ लेकर जाओ या फिर हमारे जिंदगी भर की कैदी बन जाओ। कमलेश के पास दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए डरते हुए और रोते हुए अपनी पत्नियों को घर लेकर जाता है। वहाँ ये को संभालने के लिए ही दिन रात की मेहनत बस नहीं हो रही है और ये लोग मेरे गले में और 2 बांध रहे हैं। पाप लगेगा आप लोगों को। घर पहुंचने के बाद कमलेश डरते हुए जो कुछ हुआ वो सारी बात अपनी पहली पत्नी वानी से कहता है। लेकिन वानी वहाँ की परिस्थिति को समझकर
जया और सुषमा को स्वीकार कर लेती है और सब पहले 4 दिन तो अच्छे से रहते हैं, लेकिन उसके बाद से उनके नखरे शुरू हो जाते हैं। आप चूड़ियाँ सिर्फ वानी दीदी के लिए ही लेकर आए हो। क्या मैं और सुषमा आपकी पत्नियाँ नहीं हैं? दादी माँ ठीक कहती थी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। ऐसी बात नहीं है, मैं तुम दोनों के लिए भी लेकर आया हूँ। शायद मैं तुम्हारे लिए लाए हुए चूड़ियाँ रामू की दुकान पर भूलकर आया हूँ। ये कहते हुए कमलेश झट से बाजार में जाकर थोड़ी सी हरी चूड़ियाँ और थोड़ी सी पीले रंग की चूड़ियाँ खरीद कर लाकर हरी चूड़ियाँ जया को देता है और पीले चूड़ियाँ सुषमा को देता है। हाँ, दीदी के लिए हरी चूड़ियाँ लेकर आए हो और मेरे लिए पीले वाली। दादी माँ ठीक कहती थी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मैं ये कहाँ फंस गया? मुझे लगा था कि तुम्हारे हाथों में पीले रंग बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लाकर आया था। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं हरी चूड़ियाँ लेकर आ जाऊंगा। ये बात सुनते ही सुषमा काफी खुश हो जाती है और अगले दिन सुबह उसके व्यापार की साड़ियों में से सारी पीले रंग की साड़ियाँ निकाल लेती है। वो देखकर वानी और जया भी अपने लिए ढेर सारे साड़ियाँ निकाल लेती है। कमलेश जब व्यापार करने के लिए जा रहा था तब उसे उसके व्यापार की एक भी साड़ी नजर नहीं आती है। वानी, जया, सुषमा, मेरा व्यापार का सामान कहाँ पर है? इतनी सारी साड़ियाँ अचानक से कहाँ गायब हो गई? कहीं गायब नहीं हुई है, हम सबने अपने अपने लिए ले ली है। ये कहते हुए वानी सारी बात बताती है। सब सुनने के बाद कमलेश हैरान हो जाता है। तुम सबका दिमाग खराब है। सारी साड़ियाँ तो तुम तीनों रख लोगी तो मैं व्यापार कैसे करूँगा और हम सब खाएंगे कैसे? एक जैसी चूड़ियाँ, एक जैसे चप्पल और एक जैसे बिंदिया लेकर आने में ही मेरी हालत खराब हो रही है, और अब तुम लोग व्यापार के आधार को ही खत्म करके बैठते हो। ये बात सुनने के बाद तीनों पत्नियों को अकल आती है और सब कमलेश से माफी मांगते हैं। उसके बाद से सब समझकर एक बात पर चलते हुए और अपने पति की मदद करते हुए अपनी जिंदगी गुजारते हैं।